नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होने वाले हैं आरसीसी के लिए। ये सीरीज चल रही है हमारी यूपी जेई के लिए, लेकिन अदर एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट जैसे कि DFCCL, SSC जेई लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सीरीज़ का नाम क्या हमारा क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट, यानी क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जो बच्चे UPSSC जेई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि सीरीज बहुत टाइम से चल रही है और हर क्वेश्चन को कराया जाता है और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और डाटा होते हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। अगर इस वीडियो की PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं 1 by 1 क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और साथ ही साथ जो हमारी सर्वे की सीरीज चल रही है वो भी 80% हो चुकी है, 20% बची है, तो उनको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द बेसिक अजम्पशन ऑफ अ प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन एंड नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस आफ्टर बेंडिंग लीड्स टू। यानी कि अगर हमारा कोई प्लेन सेक्शन है और बेंडिंग से पहले प्लेन होता है, बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहता है, तो इसका लॉजिक क्या है, क्या बताता है ये। तो पहला ऑप्शन बोलता है यूनिफॉर्म स्ट्रेन ओवर द बीम क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म का मतलब है कि ऐसे बराबर, ये तो गलत है। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाऊं सिंगली इनफोर्स बीम का, है ना, तो ऐसा होता है कुछ। ओके, सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। ये मेरी विड्थ होती है जिसको स्मॉल BC शो करते हैं। यहाँ मैं रीइंफोर्समेंट डालता हूँ। रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके अपर कंप्रेसिव लेयर की जो डिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। ये ओवरऑल डेप्थ होती है अपनी। चलो ठीक है। अगर ये तो अपना क्रॉस सेक्शन व्यू है ना, क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम की बात करूँ तो इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है, इसका स्ट्रेन डायग्राम ऐसे बनता है, यहाँ से लेके ये बनता है इसके सेंटर तक, यहाँ तक। ये मान लो मैंने NA मान ली, न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये A है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। ये एकदम यहाँ पे क्रॉस करेगा, पॉइंट है ना, पॉइंट पे क्रॉस करेगा। यहाँ पे जो स्ट्रेन होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 0.0035। ये कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे होती है 0.002। ये जो वैल्यू होती है पूछी जाती है कि इतना वैल्यू कितना होगा, 3/7 XC होता है। ये कितना होता है, ये होता है 4/7 ऑफ XC होता है। ये तो हो गए कंक्रीट में स्ट्रेन के 0.0035। अगर स्टील में स्ट्रेन की बात करूं तो ज़्यादा या फिर बराबर होनी चाहिए किसके, आपका Fy/1.15 ES प्लस 0.002। बहुत सी जगह पे इसी को ऐसे लिख दिया जाता है कि 0.87 Fy कन्वर्ट करके, है ना, डिवाइड बाय ES प्लस 0.002। ये डायग्राम स्ट्रेन का हो गया। स्ट्रेस का डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, अगर स्ट्रेस का डायग्राम मैं बनाऊँ तो वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ तक 0.002 तक ये तो ब्लॉक रहता है एकदम रेक्टेंगुलर, यहाँ ये पैराबोलिक रहता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होती है 0.446 FCK होती है, जो कि आपकी कंक्रीट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है ना, तो कंक्रीट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है। और यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स लगता है, इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स लगता है C, उसकी वैल्यू होती है 0.36 FCK इंटू XU इंटू B। ओके, जो टेंसाइल फोर्स लगता है, जो टेंसाइल फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है 0.87 Fy इंटू AST। तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है ये स्ट्रेन को बता रहा है ना, ये वाला जो डायग्राम है वो स्ट्रेस को बता रहा है। ओके, ये बात समझ में आती है। यहाँ पे बात हो रही है आपकी जो प्लेन सेक्शन है, तो बिफोर और आफ्टर प्लेन रहता है। इसका रीजन है कि जो आपकी स्ट्रेन है वो लीनियर होती है ना। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, ऐसे आ रही है तो ऐसी रहेगी, तो ये तो गलत है। चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता। लीनियर वेरिंग स्ट्रेन ओवर द क्रॉस सेक्शन, हाँ, पूरे क्रॉस सेक्शन में जो अपनी स्ट्रेन है वो लीनियर वेरी कर रही है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर C। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। इस वीडियो में हम लोग ओनली 25 क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट में, और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें रिमेनिंग जितने 25 क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे। ये वाली जो मेरा पहला लेक्चर है इसमें मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे चीज़ों को कि ये पहला चैप्टर है, जो चैप्टर 1 है आपका LSM एंड WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड का इंट्रोडक्शन का, ये है ना, इंट्रोडक्शन का।
ओके, तो इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो वाली लेक्चर में। रिमेनिंग 25 क्वेश्चन जो होंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील। अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², या फिर इसी को एमपीए बोल देते हैं। ओके, किसी भी टाइप की स्टील की बात कर दे सबका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगा, कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ऑप्शन बोल रहा है जो हाई टेंसाइल स्टील होती है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्मॉल होता है, माइल्ड स्टील से तो गलत है, इक्वल माइल्ड स्टील का होता है तो ये सही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यील्ड स्ट्रेस ऑफ ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार आफ्टर ट्विस्टिंग, जब ट्विस्ट कर देते हैं टू अ पिच ऑफ अबाउट 9 to 12 डाया, तो उसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है। पहले हम लोग माइल्ड स्टील चलाते थे, माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं जिसको प्लेन बार बोलते हैं, जो Fe250 होती है। अब हम लोग HYST यूज़ करते हैं जिनको आपको कोल्ड ट्विस्टेड बार भी बोलते हैं, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार भी बोलते हैं। तो ये स्टार्ट होती है Fe415 से। तो आप लोग देख रहे हो कि इसमें आपका इंक्रीमेंट है ना, डिक्रीमेंट तो नहीं है। तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो काट दो, डिक्रीज ये दोनों कट हो गए। इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना होता है, लगभग 50% इंक्रीज हो जाती है, लगभग 50% इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील, यानी कि ES ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार की बात कर रहा है और ES ऑफ Fe250 की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं दोनों ही केस में ये वैल्यू 2 × 10⁵ रहती है ना, न्यूटन पर mm²। यहाँ भी न्यूटन पर mm² होगा तो कैंसिल होगी, क्या आएगी, 1 आएगी वैल्यू। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, कहाँ पूछ रहा है वो गौर करना, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन द LSM मेथड ऑफ फ्लेक्सर मेंबर। आईएस कोड दे रखा IS 456/1978। अगर मैं कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ स्ट्रेन होगी, यहाँ स्ट्रेस होगी, ये ऐसा जाएगा पैराबोलिक, उसके बाद ये सीधे ऐसे जाएगा उसका डॉटेड। जहाँ तक ये पैराबोलिक रहता है वो होती है 0.002, जहाँ तक ये रेक्टेंगुलर रहता है 0.002 के बाद वो होती है 0.0035। इसके बाद और स्ट्रेन जनरेट होगी तो उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे, इस वजह से इसको लिमिटिंग स्ट्रेन भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेन की बात कर दे कंक्रीट में तो कितनी होती है, 0.0035, है ना। 0.002 किस में होती है, ये आपकी उसके केस में होती है, आपकी कॉलम के केस में, कॉलम के केस में ये होती है। लेकिन बीम के केस में अगर हम लोग बात कर देते हैं ना, बीम के केस में तो हम लोग जनरली 0.0035 लेके चलते हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज एंड मेजर फ्रॉम एज कास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्लोर, रूफ एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर शुड नॉट एक्सीड। ऑल लोड की बात कर दे तो डेल्टा शुड नॉट बी ग्रेटर देन L/250 होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, स्पान बाय 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रिइंफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू, देखिए फ्लेक्सुरल कोलैप्स से मतलब समझ सकते हैं सडन गिरना, सडन कोलैप्स बोल सकते हैं एक तरह से इसको। ये होता है आपका कंप्रेशन के कारण, पहली बात तो ये ठीक है, कंप्रेशन के कारण। तो कंप्रेशन फेलियर दो में आ रहे हैं, एक ए में आ रहा है, एक बी में आ रहा है, CD हो नहीं सकता, है ना। तो जब हम लोग ओवर रिइंफोर्स्ड बीम की बात करते हैं, ओवर रिइंफोर्स्ड बीम की बात कर देते हैं तो जो एक्स से है वो ग्रेटर देन होता है XC से, ये WSM में चलता है ना। और LSM की बात कर रहे हैं तो जो X हमने निकाला है वो ग्रेटर देन होता है XU लिमिट से। ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट है वो पहले फेल होता है, फेल फर्स्ट। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंप्रेशन फेलर। तो उसका सेकेंडरी क्या होता है, आपने सुना होगा अंडर रिइंफोर्स्ड बीम, अंडर रिइंफोर्स्ड बीम।
तो उसमें क्या होता है, एक्स ए इज लेस देन एक्स सी होता है। अंडर रीइंफोर्स में क्या है, स्टील फेल फर्स्ट, स्टील फेल्स फर्स्ट, है ना, लेकिन उसके बाद कंक्रीट फेल्स सेकेंड। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंप्रेशन फेलर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर ओवर की जगह यहाँ पे अंडर लिख देता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलर भी होता और आपका स्टील के टेंशन में फेल होने की वजह से भी होता। तो आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाता, है ना। लेकिन ओवर की केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चर एज पर द LSM ऑफ कोलैप्स द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील इज। देखिए अगर LSM की बात करें तो LSM में जो कंक्रीट है, कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 1.5 होता है। वहीं स्टील की बात कर दूं तो स्टील का कितना होता है, 1.15 होता है। इसी तरह आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि हाईवे की बात करते हैं, हम लोग हाईवे की बात कर देते हैं तो फ्रैक्शन कोएफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल की बात करूँ, लॉन्गिट्यूडिनल की बात करूँ जिसका यूज़ हम लोग SSD में करते हैं, तो वहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू होती है 0.35, है ना। अगर मैं लेटरल की बात कर देता हूँ, लेटरल की बात कर देता हूँ तो वहाँ पे F की वैल्यू होती है 0.15। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बात आ गई किसी पर्टिकुलर डाटा की तो मुझको ये याद आया तो मैंने ये भी बता दिया। तो यहाँ पे स्टील की बात है तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 456/1978 द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट कोलैप्स इन फ्लेक्चर ऑफ डिजाइन पर्पस टेकन एज। क्या बोल रहा है, रेशियो बताना है स्ट्रेस का इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट कोलैप्स। कोलैप्स होता है कंक्रीट तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0.447 FC क्या होती है ना। डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात कर देते हैं, है ना। और बोला है रेशियो ऑफ स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो ये होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये होगी, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या पता है, 0.447, है ना। कि कोलैप्स की बात कर रहा है तो हम लोग डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, 3 स्ट्रेंथ होती है हमारी कंक्रीट में। एक होती है FCK जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। एक होती है आपकी 0.67 FCK, ये क्या होती है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। अब हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट का जो सेफ्टी फैक्टर लिखते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वो 1.5 होता है। तो इसमें 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.446 या फिर 7 आता है, FC क्या आता है, इसको बोलते हैं डिज़ाइन। इसके लिए तो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस पे होता है। हम लोग वर्किंग के लिए निकालें जिसके लिए डिज़ाइन करेंगे तो यील्ड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देंगे। यील्ड के केस में लोग क्या लेके चलते हैं, 0.67 मान के चलते हैं, है ना। तो ये हो जाती है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जब हम डिज़ाइन की बात कर देते हैं तो डिज़ाइन हम लोग इसके लिए करते हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ये लिया गया है, 0.447 लिया गया है, यहाँ पे 6 है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन LSM ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय। तो डिफ्लेक्शन होता है तो कैसे कंप्यूट करते हैं, देखिए अगर मैं M की बात करूँ तो M को बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलर रेशियो। इसकी 3 वैल्यू होती है, एक होता है M इक्वल टू होता है ES अपॉन EC। EC को जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, 5000 FCK, है ना। ये कंक्रीट के लिए होता है। इसमें होता है नो क्रीप, क्रीप का हम लोग मान के नहीं चलते। एक होता है M इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC, है ना। इसमें क्या है, पार्शियल क्रीप लेके चलते हैं, पार्शियल क्रीप, है ना। नो क्रीप का मतलब है हम लोग सडन बात कर रहे हैं, तुरंत ही, हाँ अभी बना हुआ है हमारा स्ट्रक्चर। पार्शियल क्रीप के बनने के 1 या 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, है ना। 6 महीने हो गए मान लो अराउंड, ओके।
एक होता है एम इजकल टू ई एस अपॉन ई सी आर, क्रीप स्ट्रेन, है ना। ई सी आर की वैल्यू वो होती है आपकी 5000 अंडरूट एफ सी के अपॉन 1+5। फाई क्या होता है, क्रीप कॉफिशिएंट होता है, क्रीप कॉफिशिएंट होता है। ये क्या पूरा क्रीप देता है ना, क्रीप को कंसाइडर करते हैं, मान के चलते हैं। और फाई की वैल्यू अगर 7 डेज़ के लिए बात कर लें, 28 डेज़ के बात करिए, 1 ईयर के लिए बात कर रहे हैं तो घटती चलती है, 2.2 फिर 1.6 देन 1। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के केस में हम लोग क्या क्या लेते हैं, डिफ्लेक्शन बात कर रहे हैं तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस नहीं, इनिशियल में यानी कि अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन डिफ्लेक्शन टाइम के साथ होता है ना। क्रीप के कारण भी डिफ्लेक्शन होता है अपना। सेकंड मॉडुलस तो यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ सेकंड मॉडुलस होगा तो ये भी नहीं है, टेंजेंट मॉडुलस ये भी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, यानी कि दोनों वैल्यू लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म के केस में अगर हम लोग बात करें तो ये लेके चलते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म के केस में बात करें तो क्रीप स्ट्रेन लेके, ये वाला ECR लेके चलते हैं, क्रीप वाला। तो शॉर्ट टर्म यानी कि तुरंत बताता, लॉन्ग टर्म यानी कि कुछ टाइम बताता है। तो डिफ्लेक्शन तो हमारा बाद में भी हो रहा होता है ना, पूरी लाइफ चलता है डिफ्लेक्शन तो हमारा। तो इस वजह से हम लोग दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यंग मॉडुलस दोनों को लेके चलते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट बताना अपने को यहाँ पे। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इज, तो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, उसके बारे में बताना है। कंपेयर किससे कर रहा है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, है ना, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। अगर मैं एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब की बात करूँ तो ये होता है हमारा डायग्राम, बेल शेप कर्व बोलते हैं इसको। ये कुछ ऐसे बनता है ना। ये एवरेज होती है, जिसको FM बोलते हैं। ओके, ये SC के होती है, यहाँ से यहाँ तक 50% होता है, ये 5% होता है ना। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बोल रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपनी हायर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, तो गलत है। हायर कहाँ, लोअर है ना, लोअर होती है। क्योंकि अगर मैं FM की बात करूं तो ये होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो यहाँ पे FCK में कुछ डाटा हम लोग ऐड ही तो कर रहे हैं, तब तो हमको एवरेज मिल रही है, तो इससे तो हायर ही है ना। तो सॉरी, हायर का मतलब क्या है, जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो हायर, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, FCK को हायर बता रहा, तो ये गलत हो गया। बी बोल रहा है लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ। हाँ, अगर मैं यहाँ से FCK निकालना चाहूँगा तो FM में से घटाना पड़ेगा 1.65 सिग्मा, तो यानी कि FCK की वैल्यू FM से छोटी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मेरा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। सेम किस केस में हो सकती है, जब 50% हमारे जो भी सैंपल है वो फेल हो रहे हैं, उस केस में हो सकती है। डी तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो डी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन LSM मेथड ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्सर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, है ना। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो हम लोग जानते हैं C/T होता है, जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो होता है 0.36 FCK XC/B बराबर होता है 0.87 F/AST, है ना। 0.36 FCK ये होता है आपका कंप्रेसिव जो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम होता है उसका एरिया। तो आंसर क्या होगा, 0.360 FCK XC/B, है ना। एरिया की बात कर दी है तो यहाँ पे आपका डी भी होना चाहिए था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अ रेशियो। हम लोग जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या होता है, यील्ड पॉइंट का या फिर यील्ड वैल्यू का अपॉन आपका वर्किंग स्ट्रेस का, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेस टू वर्किंग गलत है, कंप्रेसिव टू वर्किंग ये भी गलत है, बेंडिंग टू वर्किंग ये भी गलत है, यील्ड टू वर्किंग। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एनी टेंशन इन्फोर्समेंट इन RC यानी रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, इट्स यील्ड स्ट्रेस ड्यूरिंग लोडिंग बिफोर द कंक्रीट इन द कंप्रेशन जोन फेल ड्यू टू क्रशिंग द बीम इज सेड टू बी। यानी कि बोल रहा है कि जो स्टील है वो पहले यील्ड करती है, और हम लोग जानते हैं अगर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन की बात करें तो XA लेस देन XC होता है ना। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन की बात करें तो XA इज ग्रेटर देन XC होता है। अंडर के केस में स्टील यील्ड करती है पहले, ओवर के केस में आपका कंक्रीट यील्ड करता है पहले, है ना। तो स्टील यील्ड कर जाएगी पहले, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, है ना। एक होता है क्रिटिकल सेक्शन, है ना, इकोनॉमिकल सेक्शन, उसमें दोनों एक साथ यील्ड करती हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट एंड द मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज नोन एज। अगर ये मैं बीम की बात करूँ, यहाँ पे मैंने बार दी गई है, तो इसके सेंटर से जो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रेस है, लेयर है, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ, है ना। बहुत से लोग यहाँ पे लीवर आर्म लगा के आ जाते हैं, लेकिन लीवर आर्म क्या होता है, जो कंप्रेसिव फोर्स होता है और टेंसाइल फोर्स होता है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लीवर आर्म, और इसकी वैल्यू होती है D-0.42xu। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया अपना, इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, इफेक्टिव डेप्थ। अब बच्चों को कंफ्यूज होता है क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर। जब इसके सिरे से लेकर नीचे वाले सिरे की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं क्लियर कवर, क्लियर कवर। अब इसके सेंटर से लेकर नीचे वाले सिरे की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर को नॉमिनल कवर भी बोल देते हैं ना, नॉमिनल कवर भी बोलते हैं इसको, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बी ही लिखा है ना यहाँ पे, तो बी राइट आंसर हो गया यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 8.5, है ना, यानी सिग्मा CBC की बात कर रहा है, कितना 8.5 है। चलो ठीक है, इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो। शॉर्ट टर्म की बात कर देता है तो आपका ES/EC होता है। ES क्या 2 × 10⁵ होता है, EC क्या 5000 √FC होता है। 2 × 10⁵ 5000 √FC की वैल्यू 25 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 200 ऐसे लिख दूंगा, 2000 × 100/25 हो जाएगा, क्योंकि 5 निकलेगा 25 हो जाएगा, इंटू 30 चला जाएगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो इसकी वैल्यू जो बचेगी शॉर्ट टर्म के केस में वो 8 आएगी। तो 8 किस में आ रहा है, ए और बी में, एक आंसर होगा। चलो अगर लॉन्ग टर्म की बात कर देता तो एम की वैल्यू क्या होती मेरी, एम की वैल्यू होती है यहाँ पे आपका ES/ECR, है ना। लेकिन ECR निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5000 √FC के अपन 1+5 होना चाहिए था। 5 का क्रीप कोएफिशिएंट बताने के लिए मुझे डे यानी कि 7 दिन का, 28 दिन का, 1 साल का कुछ ना कुछ बताया हुआ होना चाहिए था, या फिर क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन का रेशियो दिया होता तो मैं निकाल लेता। यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। ये होता है क्या है मेरा शॉर्ट, है ना, ये लॉन्ग, एक होता है मीडियम, उसमें क्या होता है 280/3 सिग्मा CBC, क्योंकि इसने सिग्मा CBC की वैल्यू दे दी है, इसका मतलब वो कह रहा है कि इस फॉर्मूले को यूज़ करो, यानी कि 280/3 सिग्मा CBC की वैल्यू 8.5 दे रखी, इसको करेंगे तो 0 आएगी। अब अप्रॉक्स करूँ अगर मैं इसको, तो ये वैल्यू मैं देखता हूँ कि 2800 है और ये 3 × 85 है। अगर इसको मैं 9 कर दूँ, मान लो 27 मान लेता हूँ, 900 कर लूँ, और उसको 90 भी मान लेता हूँ, तब भी ये 10 से वैल्यू मेरी ज़्यादा रहेगी, 10 से वैल्यू मेरी ज़्यादा रहेगी। मैं आइडिया ले सकता हूँ, तो 10 से वैल्यू ज़्यादा कौन सी रहेगी, मेरी 11 है ना। तो ए और बी में भी राइट आंसर कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, है ना। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटिग इन RCC बीम विल नॉट अ प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ साइकिल लेस देन। अगर फटिग की अगर मैं बात करूँ, फटिग फेलियर की, तो वो नंबर ऑफ साइकिल पे डिपेंड करता है। तो फटिग फेलियर के नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा नहीं होने चाहिए 2 × 10⁴ नंबर से, है ना, 2 × 10⁴ नंबर से, तो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर IS 456/2000 द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन फॉर LSM। देखिए बेंडिंग के केस में कितना होता है भाई, 0.0035, एक्सियल के केस में कितना होता है 0.002। ये बीम में काम आता है, बेंडिंग होती है बीम में, ये कॉलम में काम आता है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द शेप ऑफ आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज पर IS 456/2000 इज। तो अगर मैं कंक्रीट का बात करूं तो कंक्रीट क्या होता है, ऐसे होता है, ये पैराबोलिक देन रेक्टेंगुलर, है ना, ये रेक्टेंगुलर ही बन जाता है। तो ए बोल रहा है रेक्टेंगुलर गलत है, बी बोल रहा है पैराबोलिक, तो ये भी गलत है, सी बोल रहा है रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है वो कितने 0.446 FC के। ओके चलो
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट विच हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक तो स्ट्रेंथ होती है, एक लोड होता है। तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो स्ट्रेंथ जिसके लिए हम लोग डिज़ाइन किया है गया है, तो 95% जो सैंपल है वो उससे ज़्यादा हो, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब है कि 95% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वो अपनी पूरी लाइफ में अपनी वैल्यू से ज़्यादा ना बढ़े। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 95%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन द डिज़ाइन लोड इज, है ना। वर्किंग स्ट्रेस की अगर मैं बात कर लेता हूँ WSM में, तो डिज़ाइन लोड जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक लोड लेके चलते हैं, वही हम लोग LSM में बात कर देते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है उसमें 1.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर्ड लोड। क्या बोलते हैं, फैक्टर्ड लोड बोलते हैं। तो WSM में कौन सा लोड लेके चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक लोड विद एप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो गलत है। और सी बोल रहा है सी भी सेम ही है ना। तो आपका आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोल रहा है, यानी PSF पूछ रहा है किसके लिए, कंक्रीट के लिए। तो कितना होता है 1.5। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोगों को, है ना। कि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग RCC वॉल शुड बी। अगर मैं RCC वॉल की बात कर दूँ तो उसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो होती है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर अ वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेस ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मेंबर द फ्रेमवर्क, जो फॉर्मवर्क होता है जनरली रिमूव्ड आफ्टर। तो हम लोग वर्टिकल फेसेस की बात करते हैं, फॉर कॉलम की बात कर दें, वर्टिकल फेसेस की बात कर दें, है ना। तो उसमें हम लोग 20 लगभग आपका 2 दिन लेके चलते हैं, 2 डेज अप्रॉक्स, है ना। तो 2 डेज के आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 24 to 48 आवर। अगर आपको जो फॉर्म वर्क है, जो फ्रेम वर्क हम लोग रिमूव करते हैं, उसकी टाइमिंग देखनी है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना आपका फ्रेम वर्क या फिर फॉर्म वर्क रिमूवल टाइम बाय सिविल आउटलुक सर्च करना। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें सारा डिटेल, यानी कि इसमें 2 केस बनते हैं जिसमें हम लोगों ने एक तो OPC सीमेंट यूज़ करा है तब, एक OPC के अलावा और कोई सा सीमेंट यूज़ करा तब। तो दोनों ही टेबल मैंने वहाँ पे आपको बता रखी है। उस वीडियो को देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इज मीजर्ड है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम लोग मीज़र करते हैं कितने दिन के लिए भाई, 28 दिन के लिए। 28 दिन पे मीज़र करते हैं। और कितने का क्यूब यूज़ करते हैं, आपका 150 mm का क्यूब यूज़ करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चंस हैं उसको अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना है कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है या फिर टॉपिक है मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको भी अगले लेक्चर में हम लोग समझा देंगे या फिर सेपरेट उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।